Welcome to Math Study Zone. Today we discuss the topic second order differential equation. देखिए फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. द लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म देखिए, अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में हो, जैसे डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र प्लस के वन दैट डी वाई बाई डी एक्स प्लस के टू वाई इज इक्वल टू एक्स. अगर इस फॉर्म में हमारे पास कोई इक्वेशन होती है तो ये हमारी क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिसमें हमारे पास जैसे ये के वन है और के टू है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स. एंड जो ये राइट साइड पे हमारा x है, x बी अ फंक्शन. ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, मे बी इट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट्स अलजेब्रिक फंक्शन, किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है. तो इस फॉर्म में जो इक्वेशन होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर होती है. इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ बी द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो हमारे पास देखिए, अगर यहाँ हम nth ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर nth ऑर्डर की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डी एन वाई डी एक्स एन के वन डी एन माइनस वन डी एक्स एन माइनस वन वाई एंड सो ऑन, यानी हमारे पास के एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स और के एन वाई इज इक्वल टू एक्स. अगर ये nth ऑर्डर की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ हम जो है वो सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर हो गई, अगर nth में n आ जाएगी तो हमारे पास n डिग्री की हो जाएगी. तो देखिए, इसमें हम जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो सेकेंड ऑर्डर में होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो ये हो गई सेकेंड ऑर्डर की और ये nth ऑर्डर की. तो उस केस में हमारे पास कुछ ऑपरेटर होते हैं, हम क्या ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे ये सिंबल है हमारे पास d, इसे हम एज अ ऑपरेटर यूज़ करते हैं. मीन टू से जब हमारे पास किस क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स होता है तो वहाँ पर ऑपरेटर में हम क्या यूज़ करते हैं, डी वाई, यानी कि डी बाई डी एक्स की जगह ऑपरेटर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा और वाई का वाई रहेगा. इसी तरह से अगर कोई सेकेंड डिग्री की इक्वेशन रहेगी तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्र वाई हो जाएगा. अगर वो थर्ड डिग्री की रहेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डी क्यूब वाई हो जाएगा एंड सो ऑन. इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं. फर्स्ट डिग्री के लिए हम डी वाई यूज़ करते हैं, सेकेंड डिग्री के लिए डी स्क्र वाई और थर्ड डिग्री के लिए हम डी क्यूब वाई जो है ऑपरेटर यूज़ करते हैं. उसके बाद हम ये जब भी कोई हमारे पास रहता है तो हम क्या करते हैं, इसका कंप्लीट फंक्शन सॉल्यूशन निकालते हैं. तो कोई भी सेकेंड ऑर्डर की या उससे ज़्यादा ऑर्डर की कोई इक्वेशन आ जाती है तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है उसके लिए हम दो चीज़ें निकालते हैं. एक तो निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पी आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल. सी एफ का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई का मीन्स होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल. देखिए, अगर हमारे पास कोई सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है और राइट साइड पे अगर हमारा फंक्शन है कोई भी, यानी कि चाहे वो एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक है, उस केस में हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट होता है. अगर हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है, यानी राइट साइड पर कोई फंक्शन नहीं है और जैसे सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, राइट साइड पर जीरो है, उस केस में हमारा जो है कंप्लीट फंक्शन सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर ही ख़त्म हो जाएगा. उस केस में हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो आज जो हम जो है इसके अंदर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है फाइंड आउट करेंगे, सीखेंगे इसके अंदर फर्स्ट लेक्चर में मेरे, कि आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसके लिए हमें किस तरीके से ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या क्या रूट्स का प्रोसीजर है वो देख लेते हैं हम आगे. हाँ जी, देखिए, जब भी हमारे पास कोई भी सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री की इक्वेशन होती है तो उसमें हमें क्या करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है. जैसे शॉर्ट फॉर्म में ए ई से डिनोट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन है. अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन करने हैं, यानी कि हमारे पास जो भी मैंने आपको ऑपरेटर बताया पुट करने के बाद वो सिंपल फॉर्म बन जाएगी. उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ऑपरेटर पुट करने के बाद वैल्यू आएगी, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र डी वाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0 था. तो यहाँ मेरे ऑपरेटर यूज़ करना था डी स्क्र वाई
यहाँ था dy और यहाँ है 3y। तो मैं यहाँ से y कॉमन ले सकती हूँ, तो d हो जाएगा, यहाँ पे y कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास जो भी इक्वेशन बनेगी ऑपरेटर यूज़ करने के बाद, तो एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या है, बेसिक रूल रहता है, जो भी हमारे पास ये ऑपरेटर वाली टर्म है उसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं, उसको हम 0 के इक्वल करेंगे। वहाँ से जो हमारे रूट्स बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारी वैल्यू होगी एक्सिलरी इक्वेशन की। तो एक्सिलरी इक्वेशन जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के रूट्स होते हैं, उनके लिए बेसिक क्या रूल हैं, क्या क्या केसेस बनते हैं। अगर जो रूट्स हैं वो रियल हैं तो हमारी एक्सिलरी इक्वेशन कैसे आएगी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा। अगर हमारे रूट्स इक्वल हैं तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा। तो हमारा फर्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं पहले हम। जैसे केस फर्स्ट है व्हेन ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट, यानी कि सभी के सभी जो रूट्स हैं हमारे क्या हों, अलग अलग हों। उस केस में हमारा क्या रहता है, हाँ जी, जब हमारे के जितने भी रूट्स हैं हमारे वो सब डिफरेंट हों उसके, यानी कि हमारे पास जो m1 है नॉट इक्वल होगा m2 के या नॉट इक्वल टू है m3 के, उस केस में हमारा जो CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या रहता है, वो रहता है y इज इक्वल टू C1, यानी कॉन्स्टेंट 1 हो जाएगा, यहाँ m1x आ जाएगा, C2 m2x, C3 m3x। मीन्स वो जितने भी हमारे पास रूट्स होंगे, यानी 3 रूट्स हैं तो ये स्टेप 3 तक चलेगा, अगर 4 हैं तो 4 हो जाएंगे। मतलब केस फर्स्ट है व्हेन ऑल द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, जब भी हमारे रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी कि अलग अलग रूट्स होंगे। सेकंड हमारे पास केस रहता है व्हेन 2 रूट्स आर इक्वल, अगर हमारे पास कोई भी 2 रूट्स हैं वो इक्वल आ जाएं, उस केस में हमारा CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या रहता है, y हमारे पास रहेगा C1 प्लस C2x, यानी कि जो भी हमारे पास रूट इक्वल आएगा उसके साथ हम पहला तो कांस्टेंट एज इट इज़ रखेंगे, दूसरे के साथ x कर देंगे और साथ में e जो भी रूट हमारे पास, मान लीजिए m कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास mx आ जाएगा और बाकी जो रूट्स हैं उसके लिए C3 m1x हो जाएगा, यानी उसके लिए, यानी m1 m2 के लिए m1 लगा लीजिए, m3 लगा लीजिए, C4 आ जाएगा, यहाँ पर m2x हो जाएगा। मतलब जो कॉमन रूट है वो उसको हम लिखेंगे C1 प्लस C2x, साथ में हमारे पास जैसे मान लो 2 हो जाता कॉमन रूट तो यहाँ 2 लिख देते, और जब मान लो 3 है तो e के ऊपर e3x आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से केस अगर 3 ले लेते हैं, अगर हमारे पास 3 रूट्स जो हैं व्हेन 3 रूट्स आर इक्वल, मीन्स 2 के बजाय हमारे कितने रूट्स इक्वल आ जाएंगे, 3 रूट्स इक्वल आ जाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या रहेगा, y इज इक्वल टू C1 C2x C3x स्क्वेयर, मीन्स पहले x के साथ आ जाएगा, फिर थर्ड जो कांस्टेंट है वो x स्क्वेयर के साथ आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, EMX हो जाएगा। इसी तरह से 4 के लिए एक और स्टेप, मतलब x क्यूब बढ़ जाएगा। इस तरह से प्रोसीजर चलता है इसका। आगे हमारे पास केस 4 है। केस 4 में अगर हमारे पास इफ़ 2 रूट्स आर इमेजनरी, अगर हमारे पास रूट्स क्या हो जाते हैं, इमेजनरी हो जाते हैं, उस केस में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखिए क्या रहेगा, y इज इक्वल टू, देखिए अगर मैं इमेजनरी हूँ मीन्स अल्फ़ा प्लस हमारे पास क्या आएगा, बीटा आएगा, एक आएगा अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा आएगा। उस केस में हम क्या करते हैं, जो अल्फ़ा है वो तो इसके ऊपर आ जाएगा, यानी अल्फ़ा एक्स आ जाएगा, और जो बीटा है उसको हम साइन और कॉस के साथ ले लेंगे, मतलब C1 कॉस बीटा एक्स एंड C2 साइन बीटा एक्स। आई अगेन रिपीटेड कि हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी इमेजिनरी रूट है तो उस केस में हम क्या लेंगे, अगर हमारे पास इमेजिनरी रूट है उस केस में हम अल्फ़ा को तो लेते हैं ई के साथ और इमेजिनरी को कॉस और साइन के साथ विद सम कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, हमारे पास ये है, अगर हमारे पास अल्फ़ा प्लस एयोटा बीटा, अगर यहाँ माइनस के लिए लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 केसेस हैं। जब हमारे पास डिफरेंट टाइप के रूट होंगे तो ये लेंगे, जब हमारे पास 2 रूट्स इक्वल होंगे तो इस तरह से हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, अगर हमारे पास 3 रूट्स इक्वल होंगे तो इस तरह से बनेगा, और इमेजिनरी होंगे तो इस तरीके से बनेगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास है d² dx² माइनस 3dy माइनस 4y। तो मैंने फर्स्ट आपको बोला था कि हम इसके अंदर ऑपरेटर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या ऑपरेटर यूज़ होगा, d² माइनस 3dy माइनस 4y इज इक्वल टू
0, तो यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ माइनस है। y जैसे हमने कॉमन किया तो हमारे पास क्या आ गई, एक सिंबॉलिक फॉर्म में एक वो आ गई। तो ये हमारे पास क्या थी, सिंबॉलिक फॉर्म थी हमारे पास, ये हमारी क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है। जब हमने किस में, हमने किसी ऑपरेटर में इसको कन्वर्ट कर दिया, ये हमारी सिंबॉलिक फॉर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो पॉइंट था इसको हम किसके इक्वल करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन में जो भी हमारे सिंबॉलिक फॉर्म है उसको हम किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के। तो हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन करनी है, तो हमारी जो भी सिंबॉलिक फॉर्म है उसको विदाउट y, यानी कि y नहीं लेंगे हम उसके अंदर, उसका जो भी कॉन्स्टेंट उसके साथ आया है उसकी इक्वेशन को हम 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम, तो इसके फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे d माइनस 4, यहाँ हो जाएगा d माइनस 4, तो फैक्टर्स 2 हो जाएंगे इसके, d माइनस 1 एंड d माइनस 4 हो जाएंगे। तो 2 बन गए, d की वैल्यू तो 1 आ जाएगी और d की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आपको देखिए d की वैल्यू 1 और 4 है, दैट्स मीन जो हमारे रूट्स हैं वो डिफरेंट हैं। सॉरी यहाँ 1 प्लस आएगा, तो हमारे पास एक रूट तो आ रहा है -1 और एक आ रहा है 4, तो हमारे पास दोनों डिस्टिंक्ट रूट हैं। तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बन जाएगा इसका, ये रहेगा y इज इक्वल टू C1e4x, मीन्स हमारा फर्स्ट रूट हो गया C2e माइनस एक्स। मैंने यही चीज़ बताई थी M1 में और M2 में कि अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो M1x और M2x आता है, तो यहाँ पर M1 हमारे पास 4 लगा कर चलेगा और अगर M2 -1 है तो वही मैंने इसके अंदर पुट कर दिया है। तो इसमें हमारे को जो रूट्स में हमारे को पर्टिकुलर इंटीग्रल इसलिए फाइंड आउट नहीं करना पड़ा, बिकॉज जो भी हमारे पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन दे रखी थी उसके राइट साइड पे क्या था, 0। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास राइट साइड है वहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए, बट इस केस में फंक्शन नहीं है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा।